नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का बदला। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद व खास है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। रीमा जी को बेंच पर बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन राहुल अब तक नहीं आया। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। तभी एक पुलिस अधिकारी ने आकर उनसे कहा, अम्मा यहाँ क्यों बैठी हैं? रीमा जी बोली, मेरा बेटा मुझे यहीं छोड़कर गया है, वह मुझे लेने आएगा। लेकिन वहीं बैठे बैठे पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई और उसका बेटा लेने नहीं आया। तभी फिर से वही पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, अम्मा अब आपका बेटा आपको लेने कभी नहीं आएगा। उसे आना होता तो अब तक आ जाता। नहीं बेटा, मेरा बेटा राहुल ऐसा नहीं है, वह ज़रूर आएगा। लेकिन बार बार लेडी पुलिस के कहने से अम्मा उसके साथ पुलिस स्टेशन आ गई। वहाँ आने के बाद पुलिस ने उससे पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और आपका बेटा क्या करता है? अपने बारे में हमें पूरा बताइए ताकि हम आपको आपके बेटे से मिलवा सकें। अब बेचारी रीमा जी ना तो एड्रेस ही जानती थी और ना उसका बेटा कहाँ काम करता है यह जानती थी। वह सिर्फ अपने बेटे का नाम ले जा रही थी, मेरा बेटा राहुल, और भूख और घबराहट की वजह से वह बेहोश हो गई। रीमा जी का जन्म एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनका परिवार एकल था, माता पिता और एक छोटा भाई। उनकी माँ गृहिणी थी और पिता एक सरकारी कर्मचारी। रीमा बचपन से ही समझदार और जिम्मेदार थी। पिता हमेशा रीमा से कहते, बेटी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। तुम मेहनत करोगी तो अपना भविष्य संवार सकोगी। रीमा पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन सिलाई करके डिज़ाइनर कपड़े बनाने में उसकी बड़ी रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने सिलाई कढ़ाई में 1 साल का डिप्लोमा भी किया था, ताकि आगे चलकर अपना बुटीक खोल सके। वह घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती। माँ के साथ रसोई में काम करना, भाई की देखभाल करना उसे अच्छा लगता था। रीमा घर की बहुत ही होनहार व जिम्मेदार बेटी थी। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटी तो माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम जितनी मेहनत कर रही हो हमें तुम पर गर्व है, लेकिन बेटियाँ हमेशा मायके में नहीं रहती। तुम्हें एक दिन ससुराल जाना होगा और वहाँ अपना नया घर बसाना होगा। लेकिन माँ अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तब तक हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का और घर परिवार ढूंढ लेंगे। रीमा अपनी माँ की बात से सहमत हो गई और उसने जी तोड़ मेहनत की और अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से पूरी की। रीमा की शादी एक संयुक्त परिवार के पढ़े लिखे और कामयाब लड़के राकेश से तय हुई। लेकिन रीमा को संयुक्त परिवार के नाम से बहुत डर लगता था, क्योंकि कभी इतने लोगों के बीच में वह नहीं रही थी। वह इसी बात को लेकर चिंतित रहती थी कि इतनी बड़ी फैमिली में मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। समय बीता और रीमा शादी करके अपने ससुराल में आ गई। वह डरी हुई और घबराई हुई थी, क्योंकि यह एक संयुक्त परिवार तो था ही, साथ में बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक हर किसी को अपनी अलग अलग दुनिया थी। ससुराल आते ही रीमा को नई जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। पहली सुबह जब वह जल्दी उठी और रसोई में गई तो सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू हमारे घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं, तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगी। संयुक्त परिवार में रहते हुए रीमा ने देखा कि यहाँ हर चीज का एक अनुशासन था। रीमा हंसते हुए जेठानी से बोली, बहन यहाँ तो सच में एक अलग ही दुनिया है, इतने सारे लोग, हर किसी की अलग पसंद। जेठानी ने प्यार से कहा, हाँ रीमा, लेकिन यही तो संयुक्त परिवार की खूबसूरती है। यहाँ हर खुशी हर दुख हम सब मिलकर बांटते हैं। नई बहू होने के नाते रीमा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रसोई में नमक कम तो कभी ज़्यादा, कभी पूजा के लिए सही समय पर तैयार ना होना। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती थी।
लेकिन उन्होंने हर चीज को धैर्य और प्रेम से संभाला। एक दिन ससुर जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, इस घर को अपना घर समझो। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। समय के साथ साथ सब सीख जाओगी। रीमा धीरे धीरे परिवार की रीढ़ बन गई। उन्होंने पूरे घर को स्नेह और समझदारी से संभाला। अब तो घर के सारे लोग उसकी समझदारी के कायल होने लगे थे। जब भी कोई नया निर्णय लेना होता या फिर घर में कोई परेशानी आती तो सब उनकी सलाह जरूर लेते थे। रीमा के पास हर प्रश्न का एक सटीक जवाब होता था। धीरे धीरे रीमा घर की चहेती और लाडली बहू बन गई। एक दिन जब ननद मायके से आई तो उसने हंसते हुए कहा, बहू बनकर कैसे घर संभालना है यह तो तुमसे सीखना चाहिए। तुमने तो इस घर को प्यार से बांध दिया है। समय बीतता गया और रीमा जी 3 बेटों की मां बनी। जब पहली बार उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया तो उनकी आंखों में ममता के आंसू थे। उनके पति राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रीमा, आज से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगी और हमारा परिवार और भी मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे संयुक्त परिवार की परिस्थितियां बदलने लगी। सास ससुर की मौत के बाद देवरानी जेठानी भी अलग घर में रहने लगी। ननद की शादी हो चुकी थी। अब परिवार में रीमा जी, उसके तीनों बेटे और उनके पति राकेश जी रह गए थे। अब रीमा जी का पूरा समय अपने बेटों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में लगता था। तीनों बेटों की परवरिश में रीमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। एक दिन राकेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। उनकी दोनों किडनी एक साथ खराब हो गई थी। रीमा घबराई हुई थी। डॉक्टर के प्रयास के बाद भी अब वे डायलिसिस पर आ गए थे। किडनी खराब होने और डायलिसिस की स्थिति पैदा हो जाने के बाद रीमा जी का पूरा समय अपने पति की देखरेख में बीतने लगा। बेटे अभी पढ़ाई कर रहे थे। रीमा का काफी पैसा पति के इलाज में लग जाता था, लेकिन रीमा जी ने हार नहीं मानी और वह अपने पति की दिन रात खूब सेवा करती थी। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके पति का निधन हो गया। रीमा की तो दुनिया ही उजड़ गई। पति के जाने के बाद रीमा को घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ी। उन्होंने अपने पुराने सिलाई कढ़ाई के हुनर को फिर से अपनाया और घर में बुटीक का काम शुरू किया। शुरू में तो काफी परेशानियां आई क्योंकि उन्होंने काफी वर्षों से यह काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी रीमा जी की मेहनत और प्रयास से उन्होंने अपने हुनर को फिर से जीवित किया और अपने बच्चे को कामयाब करने में जुट गई। उनकी मेहनत और प्रयास के बल से उनके दोनों बड़े बेटे रितेश और राहुल बीटेक करके अच्छी कंपनियों में जॉब करने लगे थे तथा उनका छोटा बेटा रोहित एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क बन गया था। अब रीमा जी की जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई थी। उन्होंने अपने तीनों बेटे की शादियां उनकी पसंद की लड़कियों से करा दी। रीमा जी की बड़ी बहू भी इंजीनियर थी और वो दोनों जॉब करने के लिए बेंगलुरु चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। उनका दूसरे नंबर का बेटा अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में नौकरी करता था। रीमा जी अब अपने घर में अपने छोटे बेटे रोहित के साथ रहती थी। रोहित की पत्नी बड़ी ही सौम्य व सरल स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन बड़े बेटे रितेश का फोन आया, माँ, यहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं। हम एक नया फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप घर और जमीन का बंटवारा कर दो तो कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी। माँ, ऐसा करो, आप इस घर को बेच दो। इतने बड़े घर में आप 3 लोग ही तो रहते हैं। रोहित से कहो कि वह कहीं दूसरा मकान देख ले ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। बेटी की बात सुनकर रीमा जी सन रह गई। रितेश, यह तो क्या कह रहा है बेटा? इस घर को बेच दूं? इस घर में मेरी जान बसती है बेटा। इस घर में तुम्हारे पापा की यादें हैं। मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ?
रीमा जी का दिल टूट गया। बेटा, यह हमारा घर है। इस घर में तुम लोगों का बचपन गुजरा है। मेरे जीवन की हर उतार चढ़ाव का यह घर साक्षी है, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसे नहीं बेच सकती। रीमा जी की बात सुनकर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। और अब छोटे बेटे राहुल ने तो रोहित को ही दोषी ठहरा दिया। उसने रोहित से कहा, रोहित, तुम नहीं चाहते कि माँ हमें अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, क्योंकि तुम तो पूरे मकान पर कुंडली मारकर बैठे हो। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो चाहते हो कि पूरा मकान हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। बड़े भाई की बात सुनकर रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भैया, मैंने ऐसा कब कहा? यह घर हम सबका है। आप जब चाहें यहाँ आकर रह सकते हैं। अब माँ इसे बेचना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी यह हमारा पुश्तैनी घर है। बिना माँ की आज्ञा के हम इसे बेच तो नहीं सकते। राहुल बोला, मैं सब जानता हूँ तुम कितनी माँ की केयर करते हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे मन में भी लालच आ गया है? तुम नहीं चाहते कि यह घर बिके और हमें कुछ फायदा हो सके। भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि पापा के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है? आप लोग अपने अपने शहर में सुख चैन से रहते हो। कभी एक दिन के लिए भी आपने सोचा कि कभी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लें? वह आप लोगों को कितना याद करती हैं, और आप हैं जो घर बेचने की बात करने लगे हैं। अरे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रोहित की बात सुनकर राहुल की पत्नी ने जुगत लगाई। उसने अपने पति से बात की और माँ को अपने घर बुलाने की तैयारी करने लगी। वह बोली, राहुल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं और फिर यहीं उनसे मिलकर बात करेंगे और घर बेचने के लिए उनको राजी कर लेंगे। पत्नी की बात सुनकर राहुल माँ को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। राहुल फोन करके कहता है, माँ, मैंने आपकी टिकट करा दी है। आप कुछ दिन यहाँ आ जाओ, आपका मन बदल जाएगा। कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। अपने बेटे की मनुहार सुनकर रीमा जी बहुत खुश हो जाती है और वह अपने बेटे के पास कोलकाता चली जाती है। लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि छोटा सा 2 कमरे का उनका फ्लैट है, वह भी 10वीं मंजिल पर, जहां आने जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता है। बेचारी रीमा जी को लिफ्ट का उपयोग भी नहीं करना आता था। ऐसा लगा जैसे वह किसी पिंजरे में आकर फंस गई है। ऊपर से बहू बेटी का स्वभाव जैसा फोन पर लग रहा था वैसा कुछ नहीं था। बेटा सुबह ऑफिस चला जाता था और बच्चे स्कूल चले जाते थे। शुरू शुरू में उनकी बहू ने किचन में हेल्प करने के नाम से माँ जी को काम में क्या लगाया, धीरे धीरे पूरा काम उनके ऊपर छोड़ दिया। बेचारी रीमा जी घर के सारे काम अकेली करती थी और बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी। कभी किटी पार्टी करती तो कभी मॉल में शॉपिंग करने चली जाती। अब बेचारी रीमा जी अकेली उस पिंजरे में कैद हो गई थी। कुछ दिन रहने के बाद जब उसका मन नहीं लगा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मैं अकेली रहने की आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। राहुल ने गुस्से में कहा, माँ, अभी अभी तो आप आई हैं, अभी तो महीना भी नहीं हुआ और आप जाने की बात कर रही हैं। आपको पता है कितना किराया लगता है? रोज रोज का आना जाना बहुत महंगा पड़ता है। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। अभी आप आराम से रुकिए, मैं देखता हूँ। बेचारी रीमा जी कुछ नहीं कर पाई। एक दिन राहुल की पत्नी को एक चालाकी सूझी। सुनिए जी, ऐसे तो माँ जी अपने मकान को नहीं बेचने वाली, और कहीं ऐसा ना हो कि चुपचाप रोहित के नाम कर दें और हम देखते रह जाएं। राहुल ने कहा, पर हम क्या कर सकते हैं? तभी निशा के मन में एक विचार आया और उसने कहा, ऐसा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, क्यों ना हम माँ को लेकर दुर्गा पूजा देखने चले। और फिर राहुल के दिमाग में एक खुरापात आ गई और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और उसके बाद वह अपनी माँ को लेकर दुर्गा पूजा के लिए जाने की तैयारी करने लगा। राहुल ने
रीमा जी से कहा, माँ, आप पहली बार कोलकाता आई हैं तो दुर्गा पूजा तो देखकर ही जाना। रीमा जी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसका बेटा उसे दुर्गा पूजा दिखाने के लिए ले जाएगा। 2 दिन बाद सुबह सुबह राहुल ने रीमा से कहा, माँ, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज हम दुर्गा पूजा देखने जाएंगे। रीमा जी अंदर ही अंदर बेटे को आशीर्वाद दी जा रही थी कि मेरा बेटा मुझे दुर्गा पूजा दिखाने ले जा रहा है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि दुर्गा पूजा देख पाऊंगी। लेकिन रीमा जी को नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा था। राहुल उन्हें लेकर दुर्गा पूजा तो गया, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ में उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया। राहुल ने कहा, माँ, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ इस बेंच पर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। और सुनो, यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए यहाँ से उठना नहीं है जब तक मैं नहीं आ जाता। हम अभी 2 मिनट में आते हैं। ऐसा बोलकर वहां से चुपचाप गायब हो गया। रीमा जी को वहां बेंच पर बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन राहुल अब तक नहीं आया। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन फिर सोचा कि राहुल ने कहा था कि यहीं बैठे रहना है। तभी एक पुलिस अधिकारी ने आकर उनसे पूछा, अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हो? रीमा जी बोली, मेरा बेटा मुझे यहीं छोड़कर गया है, वह मुझे लेने आएगा। लेकिन वहीं बैठी बैठी पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई और उनका बेटा लेने नहीं आया। तभी फिर से वही पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, अम्मा, अब आपका बेटा नहीं आएगा, उसे आना होता तो अब तक आ जाता। रीमा जी ने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे जरूर वापस लेने आएगा। वह कहीं इधर उधर हो गया होगा। वह मुझे घुमाने लाया था, दुर्गा पूजा दिखाने लाया था, ऐसे कैसे वह मुझे छोड़कर जा सकता है? जब अम्मा ने उनकी बात नहीं सुनी तो वह पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी में चला गया और उसने एक लेडी पुलिस को अम्मा को लाने के लिए भेजा। उस लेडी पुलिस ने अम्मा से कहा, माँ जी, अब आपको लेने कोई नहीं आएगा। अगर आपके बेटे को आना होता तो अब तक आ चुका होता, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर रीमा जी सन्न रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा राहुल मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता है? बार बार लेडी पुलिस के कहने से अम्मा उसके साथ आ गई। पुलिस स्टेशन में आने के बाद लेडी पुलिस ने उससे पूछा, अम्मा, आप कहाँ रहती है और आपका बेटा क्या करता है? अपने बारे में हमें पूरा बताइए ताकि हम आपको आपके बेटे से मिलवा सके। अब बेचारी रीमा जी ना तो एड्रेस ही जानती थी और ना उसका बेटा कहाँ काम करता है यह जानती थी। वह सिर्फ अपने बेटे का नाम लिए जा रही थी, मेरा बेटा राहुल है, मेरा बेटा राहुल है। और भूख और घबराहट की वजह से वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसे फिर से होश आया तो पुलिस वाले ने फिर से उससे सवाल किया, लेकिन अम्मा फिर भी अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। तो उन लोगों ने अनाउंसमेंट करवाई, जगह जगह राहुल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राहुल वहां होता तो मिलता, और यदि राहुल को आवाज सुन भी रही होगी तो वह अनजाना बनकर वहां से गायब हो गया होगा। अब बेचारी रीमा जी लगातार रोए जा रही थी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि शहर जाने के बाद उसका बेटा उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। बार बार उन्हें अपने छोटे बेटे रोहित और उसकी पत्नी की याद आ रही थी और सोच रही थी कि मैं क्यों राहुल के कहने पर यहाँ आ गई। उस शहर में राहुल के अलावा रीमा जी को कोई नहीं जानता था। बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी और लोकल चैनल पर उनकी फोटो दिखाई जा रही थी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो रीमा जी से बार बार पूछने पर उन्होंने अपने गांव का नाम और पता पुलिस वाले को बताया और पुलिस वालों की मदद से 2 दिन के बाद वह अपने गांव में अपने छोटे बेटे रोहित के पास वापस पहुंच गई। वहां जाकर वह अपने बेटे को पूरी घटना की जानकारी देती है। अब रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अपने भाई से फोन करके पूछता है, राहुल भैया, माँ कहाँ है? अब क्या करे? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने दुखी सी आवाज निकालकर कहा, रोहित,
बड़ा अनर्थ हो गया। मैं माँ को लेकर दुर्गा पूजा में गया था, लेकिन वहां माँ भीड़ में गायब हो गई। मेरे बेटे बड़े प्रयास करने के बाद भी वह मिल नहीं रही है। मैं 2-3 दिन से उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। मैंने पुलिस की हेल्प भी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फोन लाउड स्पीकर पर होने की वजह से रीमा जी अपने बेटे की सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही फोन कटा, उसने रोहित से कहा, उसने मुझे मरने के लिए भीड़ में छोड़ दिया और अब कैसे बातें बना रहा है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे लिए वह मर गया है। रोहित का दुख के साथ साथ बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वह राहुल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लेता है, यहाँ तक कि उनके फोन को भी ब्लॉक कर देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज के बाद तुम समझ लो कि तुम्हारा एक ही बेटा है। तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं रहकर रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करेंगे, लेकिन तुम अब कभी शहर वापस नहीं जाओगे। रीमा जी की बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब वह अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। रोहित, तुम्हारी तो छोटी सी नौकरी है, फिर भी तुम मुझे अपने साथ इतने प्यार से रखते हो, जबकि तुम्हारे दोनों बड़े भाई इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे घर की नौकरानी ही नहीं बनाया, बल्कि मरने के लिए दुर्गा पूजा की भीड़ में भी अकेला छोड़ दिया। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे उन दोनों का सबक सिखा सकूं। रोहित ने कहा, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे और क्यों करना है? हम चैन की रोटी खा रहे हैं, फिर हमें यह सब करने की क्या जरूरत है? रीमा जी ने कहा, बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और रीना मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि एक दिन वही दोनों बेटे मुझसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। मैंने 20 लोगों का संयुक्त परिवार संभाला है और आज मेरी ही औलाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रीमा जी ने अपनी छोटी बहू रीना के साथ मिलकर अपने बुटीक को फिर से खोलने की शुरुआत की। इस बार वह अकेली नहीं थी, रीना उसके साथ थी। अब रीमा जी का हुनर और रीना के सोशल मीडिया के ज्ञान ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। रीना ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और रीमा जी ने ऑनलाइन बुटीक की शुरुआत करके न सिर्फ कपड़े डिजाइन करने शुरू किए, बल्कि ऑनलाइन टीचिंग की क्लास देना भी शुरू कर दिया। दोनों सास बहू मिलकर बहुत मेहनत करती। शुरू शुरू में बड़ी दिक्कतें सामने आ रही थी। कई वीडियो डालने के बाद भी उनकी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, लेकिन रीमा जी ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज नए नए डिजाइन तैयार करती और अपनी छोटी बहू रीना के सामने रख देती। रीना उनको वीडियो बनाती और यूट्यूब पर अपलोड करती। एक दिन अचानक उनकी एक वीडियो वायरल हो गई और रातों रात रीमा और रीना की जोड़ी फेमस हो गई। उनका ब्यूटीक चैनल चल निकला था। धीरे धीरे लड़कियां उनसे डिजाइन सीखने के लिए ऑनलाइन क्लास लेने लगी और रीमा जी 60 साल की उम्र में एक बुटीक डिजाइनर बनने के साथ साथ एक स्टिचिंग सिखाने वाली टीचर भी बन गई। उनका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। उनके डिजाइन किए गए कपड़े शहर के बड़े बड़े शोरूम पर बिकने लगे। अब लगातार उनकी इनकम के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ रही थी और सास बहू की जोड़ी जब मिलकर काम करने लगी तो उनका नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। उनकी न सिर्फ यूट्यूब से भी कमाई हो रही थी, बल्कि वह एक ट्यूटर के रूप में भी अच्छा पैसा कमाने लगी थी। अब सोशल मीडिया पर सास बहू की जोड़ी के रूप में फेमस हो गई थी। उन्होंने अपने बुटीक का नाम भी सास बहू बुटीक रखा। पूरे शहर में उनके नाम की चर्चा होने लगी थी। दोनों ने मिलकर 2 साल में इतना पैसा कमा लिया कि उन्होंने शहर की एक बड़ी सी सोसाइटी में अपने लिए एक घर भी ले लिया था। एक दिन रोहित ने कहा, माँ, आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत नाम कमा लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए और इस पार्टी में रितेश और राहुल भैया को भी आमंत्रित किया जाए। हम उन्हें
यह दिखाना चाहते हैं कि माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ जब अपने पर आती है तो वह कुछ भी कर सकती है। रोहित ने अपने दोनों बड़े भाई रितेश और राहुल के पास भी माँ के जन्मदिन की पार्टी के कार्ड भेज दिए और साथ में उन्हें जरूर आने के लिए भी कहा था। रोहित ने कहा था कि उसी दिन माँ अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी करने वाली हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जरूर आओ। रोहित ने सास बहू बुटीक चैनल के फॉलोअर्स को भी मीटअप के लिए आमंत्रित किया था। रीमा जी के जन्मदिन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। शहर के एक बड़े से होटल में पार्टी का आयोजन किया गया था। चारों तरफ रोशनी से जगमगाता माहौल, खूबसूरत फूलों की सजावट और एक बड़ा सा मंच जहां सास बहू बुटीक चैनल का लोगो चमक रहा था। पार्टी में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स, मित्र और बिजनेस पार्टनर मौजूद थे। हर कोई रीमा जी और उनकी बहू रीना का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। रीमा जी ने हल्के गुलाबी कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में थी उनकी बहू रीना, जिसने बहुत ही आकर्षक और सुंदर अपनी सास के द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों सास बहू सामने से आ रही थी तो वहां उपस्थित उनके सभी फॉलोअर्स तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। रीमा जी ने माइक हाथ में लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। जब मैंने और रीना ने सास बहू बुटीक की शुरुआत की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन आज आप सभी का प्यार और समर्थन देखकर मेरा दिल भर आता है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। तभी रीमा जी थोड़ा गंभीर हो जाती हैं। रीमा जी भावुक स्वर में कहती है, लेकिन आज की शाम सिर्फ जश्न के लिए नहीं है, बल्कि एक सीख देने के लिए भी है। मैं अपने दोनों बेटों को भी इस पार्टी में बुलाना चाहती थी, विशेष रूप से उस बेटे को जिसने एक समय मुझे दुर्गा पूजा की भीड़ में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। हॉल में एक हलचल मच जाती है। सब हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी रीमा जी के दोनों बेटे राहुल और रितेश हॉल में प्रवेश करते हैं। वे झिझकते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ उन्हें यहाँ बुलाकर सबके सामने कुछ कहेंगी। रीमा जी राहुल की ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, बेटा, जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तब मुझे असहनीय पीड़ा हुई थी। मुझे लगा था जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं समझा। मैंने रीना के साथ मिलकर अपने जीवन को नई सिरे से शुरुआत की, जो इस उम्र में आसान नहीं थी। लेकिन आज देखो, वही माँ जिसे तुम बोझ समझते थे हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। राहुल का सिर शर्म से झुक गया। रीना आगे बढ़कर अपनी सास का हाथ थाम लेती है और गर्व से उनकी ओर देखती है। तभी रीमा जी अपने पर्स से 2 चेक निकालती है और दोनों बेटों रितेश और राहुल के हाथ में देती हुई कहती हैं, बेटा, तुम दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था ना, तो ये लो तुम्हारा हिस्सा। ये 20-20 लाख के 2 चेक हैं और ये अमाउंट उससे कुछ ज्यादा ही है जो तुम्हें घर बेचने के बाद मिलने वाला था। अब दोनों में से कोई भी उस घर पर नजर मत डालना, क्योंकि वह अब हमेशा हमेशा के लिए मेरा और रोहित का है। रीमा जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, मुझे नहीं पता भगवान ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी रितेश बोला, लेकिन माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मैं क्यों? रीमा जी ने कहा, बेटा, शुरुआत तो तुमने ही की थी। हो सकता है मैं राहुल के पास ना जाकर तुम्हारे पास आती तो तुम भी मेरे साथ शायद ऐसा ही करते। मैं तुम्हारे कर्मों का फैसला ऊपर वाले पर छोड़ती हूँ, लेकिन आज के बाद रोहित ही मेरा इकलौता बेटा है और तुम दोनों से मैं सारे रिश्ते खत्म करती हूँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए था जो तुम्हें मिल चुका है, और जब घर ही तुम्हारा नहीं रहा तो माँ तुम्हारी कहाँ से रहेगी। इसलिए मैं तुमसे अपने बेटे होने के सारे अधिकार छीनती हूँ और यहाँ तक
कि अपनी चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार भी अपने छोटे बेटे रोहित को देती हूँ, जिसने हर पल मेरा जीवन में साथ दिया और मेरी सेवा की। दोनों भाइयों का सर शर्म से झुक गया। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रीमा जी वहां से निकलकर चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और रोहित और उसकी पत्नी के साथ घर वापस लौट जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रीमा जी की नहीं है, बल्कि हर उस माँ की है जो जिंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब करती है, और बुढ़ापे में जब उनकी औलाद इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, तो ऐसे में रीमा जी की तरह हमें भी हार ना मानकर अपनी ममता को एक तरफ रखकर सही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या रीमा जी ने सही किया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।